हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारी चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीला में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत में भूमि व्यवस्था किस तरह की रही है, इसके बारे में हम बात आज करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि भूमि व्यवस्था कहते किसे हैं। तो भूमि व्यवस्था का तात्पर्य भूमि के स्वामी, किसान और सरकार के बीच पाए जाने वाले उन संबंधों से है जिनके अनुसार उनके पारंपरिक अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण होता है ना। जो कि किसान और जो भूमि स्वामी है और सरकार, इन तीनों के बीच एक कह लीजिए एक अधिकार कर्तव्य का जो निर्धारण करती है, उसी को हम कहते हैं भूमि व्यवस्था। भारत में भूमि व्यवस्था का इतिहास जो है वो अभी का नहीं है, वो काफ़ी पुराना माना गया है। अनेक प्राचीन ग्रंथों तथा ऐतिहासिक प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ 10वीं शताब्दी से पहले तक जिस भूमि पर खेती करता था, मतलब जो व्यक्ति जिस भूमि पर खेती करता था वही उसका स्वामी होता था। यानी कि जो किसान था वो अपनी भूमि, जिस भूमि पर खेती करता था वही उसका ऑनर होता था, वही उसका स्वामी होता था। मुस्लिम शासन काल की अगर हम बात करें तो जब मुस्लिम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो भारत की परंपरागत खेती थी उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। उनका शासन काल रहा लेकिन उसमें कोई विशेष उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में भूमि व्यवस्था से संबंधित समय समय पर जो नई नीतियाँ लागू की गई उन्हें 4 भागों में विभाजित करके हम यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, आपका जो प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात करें वहाँ तो ठीक था, शासन काल आया, मुस्लिम शासन काल आया, लेकिन वहाँ भी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में काफ़ी परिवर्तन हुए, तो इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला है इसमें रायतवारी व्यवस्था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापित होने के बाद इस व्यवस्था को सबसे पहले 1792 में थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में की गई थी। ठीक है, दूसरे स्तर पर इसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत में भी इसे लागू किया गया। धीरे धीरे इसका प्रचलन बड़े हिस्से में हो गया, यानी कि भारत के कई हिस्सों में इसका प्रचलन हो गया। भूमि व्यवस्था की इस प्रणाली के अंतर्गत एक किसान जिस भूमि पर खेती करता था वही उसका मालिक होता था। इस स्थिति में उसका उपयोग वो किसी भी रूप में कर सकता था, क्योंकि वो खुद मालिक होता था। वो किसी भी रूप में उसको अधिकार था, वो अपनी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से कर सकता है। चाहे तो वो उसे बेच दे या उसको बंधक बना ले, यानी कि कर्ज लेने के लिए अपनी भूमि को बंधक बना दे, या फिर उसका उपयोग किसी को और को दे दे, है ना, खेती करने के लिए। तो यहाँ पर जो व्यक्ति को पूरा अधिकार था, क्योंकि उसका ऑनर होता था तो उसको पूरा अधिकार था। कृषकों और सरकार के बीच प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता था। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब किसान जब तक सरकार को माल गुजारी या भूमि लगान देता रहता था तब तक उसको उसकी भूमि से बेदखल नहीं किया जाता था। बेदखल मतलब उसको अपनी भूमि से अलग नहीं किया जा सकता था, यानी कि वो तब तक अपनी भूमि का स्वामी रहता था। अगर माल गुजारी नहीं दे पाता था तो उसे अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। माहलवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारत में यह प्रणाली सन 1833 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए एक विशेष कानून के द्वारा आरंभ की गई थी। इसमें सबसे पहले यह आगरा अवध में प्रारंभ की गई, उसके बाद मध्य प्रदेश जो पंजाब के संपूर्ण क्षेत्र में इसी प्रणाली को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक पृथक भूमि का मालिक नहीं माना जाता था, बल्कि एक संपूर्ण गांव को संयुक्त रूप से भूभाग का मालिक माना जाता था, है ना। जैसे यहाँ पर रायतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, सबकी अपनी अपनी भूमि होती थी, उसका वो मालिक होता था। लेकिन माहलवाड़ी व्यवस्था में संपूर्ण गांव को एक इकाई माना जाता था, यानी कि वो एक है। तो वहाँ पर जो खेती होती थी वो सबके अलग अलग नाम होकर एक विशेष भूभाग सबके नाम होता था कि यहाँ आप इसके मालिक हैं। इसकी एक इकाई चूँकि मानी जाती थी, इसलिए माल गुजारी की जो राशि
थी, एक इकाई मानकर वहाँ से निर्धारित की गई थी। 30 से 50 गाँव के ऊपर सरकार एक नंबरदार की नियुक्ति करती थी, है ना, जो प्रत्येक गांव के मुखिया से माल गुजारी की राशि वसूल करता था। नंबरदार एक पद था जो कि सभी गांवों से क्या करता था, माल गुजारी यानी कि टैक्स वसूलता था। और उसे नंबरदार क्या करता था, टैक्स वसूलने के बाद उसको जो सरकार की खजाने हैं वहाँ पर जमा करा देता था। इस व्यवस्था में एक गांव के क्षेत्र में आने वाली जो बंजर भूमि थी, वृक्ष थे, कुएं हैं, है ना, तालाब हैं, इनको क्या कहते थे, संयुक्त संपत्ति के रूप में माना जाता था। किसी भी व्यक्ति को इस तरह की संयुक्त संपत्ति को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए अनुमति नहीं दी थी, है ना। महालवाड़ी व्यवस्था में संबंधित कानून से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार आवश्यकता अनुसार कभी भी विभिन्न गांवों की माल गुजारी की राशि में परिवर्तन कर सकती है ना, कभी भी परिवर्तन कर सकती थी। आज आप 600 रुपये दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 600 रुपये दे रहे हैं, सरकार चाहे तो अगले महीने आपको 800 रुपये दे दे, 700 रुपये, ऐसे बढ़ा भी सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था थी। और गांव के जो तालाब कुएँ थे उसमें कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका लाभार्जन नहीं कर सकता था, ये यहाँ पर व्यवस्था थी। जमींदारी व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जमींदारी सन 1793 में आरंभ हुई, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि का स्थायी बंदोबस्त करने के लिए जमींदारों को नियुक्त किया। जमींदारी व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त तथा अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लागू की गई, है ना। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि व्यवस्था की जो प्रणाली लागू की गई थी उसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, और इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्थायी बंदोबस्त और अस्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त क्या किसे कहेंगे, इसमें जमींदार द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित एक निश्चित राशि किसानों को इकट्ठा करके सरकारी खजाने में जमा करना होता था, और ये जो निर्धारित राशि है ये तब तक बनी रहती थी जब तक आगामी जो व्यवस्था है उसमें इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। यानी कि जब तक आगामी जो नई व्यवस्था नहीं आ जाती है तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये व्यवस्था उसी तरह चलती रहती है। मान लीजिए कि किसी की 600 रुपये राशि निर्धारित की गई है, तो जब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा व्यवस्था में, तब तक वो 600 रुपये ही चलता रहेगा। जबकि अस्थायी बंदोबस्त में सरकार लगान की जो राशि होती थी उसमें परिवर्तन कर देती थी। अस्थायी कहा गया ना, अस्थायी बंदोबस्त, ये जो विभिन्न भारत की जो विभिन्न रियासतें थी वहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त के रूप में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई। विभिन्न रियासतों और राजाओं नवाबों को भी अपने क्षेत्र में किसान से लगान एकत्रित करने के लिए जमींदार के अधिकार प्रदान किए गए। यानी केवल जमींदार ही नियुक्त नहीं है, बल्कि जो नवाब थे, रियासतदार थे, छोटे छोटे जो राजा होते थे वो भी एक जमींदार के रूप में कार्य कर रहे थे, और उनको ये अधिकार प्रदान किया गया था। प्रत्येक गांव के लगान के रूप में होने वाली जो धनराशि थी वो 10/11 हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करने का प्रावधान उस समय किया गया था। 1/11 हिस्सा जो आयकर के रूप में जमींदार वसूलता था वो जमींदार लगान इकट्ठा करने वाले प्रतिफल के रूप में इस व्यवस्था से प्राप्त करता था, है ना। मान लीजिए कि कोई गांव है, वहाँ पर लगान की जो राशि है वो 110 सरकार द्वारा 110 निर्धारित की गई, 110 रुपये निर्धारित की गई, या जो है ना 1100 रुपये निर्धारित की गई, 1010 मान के चलते 1010 रुपये निर्धारित की गई, तो सरकारी खजाने में उसे 100 रुपये देने पड़ते थे, और जो 10वां भाग था, जो 10 था, वो उसको प्रतिफल के रूप में मिल जाता था। अब हम बात करते हैं पट्टीदारी व्यवस्था की। जो पट्टीदारी व्यवस्था है इसमें पट्टीदार जो होता था उसका तात्पर्य उस किसान से है जो अपनी कृषि जो भूमि है जमींदार को लगान नहीं देता था, बल्कि लगान देने वाले किसानों जमींदार की कुछ विशेष शर्तों पर खेती करता था, है ना। यहाँ पे क्या होता था, पट्टीदार ठेके पे ले लेता था वो, है ना, अपनी खेती भी करता था
और उसको लगान देना ना पड़े, इसके लिए वो जो जमींदार के खेत थे वहाँ पर वो खेती करता था, और उस खेती में जो भी उसका लागत आता था वो पट्टीदार को ही भुगतना पड़ता था। जैसे धान है, सिंचाई के साधन है ना, ये जो कीटनाशक दवाएं चलती हैं आज के टाइम पे बता रही हूँ मैं, तो वो सब वो कौन खरीदता था? पट्टीदार खरीदता था, उसकी ही लागत होती थी, और इसमें जो कृषि होती थी इसका आधा भाग उसे जमींदार को देना पड़ता था। इस व्यवस्था में बाद में जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने लाभार्जन के लिए सोचा कि अगर किसानों को भूमि न देकर अगर वो स्वयं खेती करते हैं तो उनको डबल हिस्सा प्राप्त होगा। पहला उनसे वो लगान तो वसूल लेंगे, और दूसरा जो उनकी भूमि है जहाँ पे वो कृषि कर रहे हैं उसकी जो उपज है उसका वो संपूर्ण भाग ले सकते हैं। यहाँ पर ग्रामीण निर्धनता के कारण जो कि गांव में बहुत गरीबी थी, तो वहाँ की निर्धनता के कारण जब कोई किसान लगान की राशि देने की स्थिति में नहीं होता था या नहीं दे पाता था, कभी कभी अकाल पड़ जाता था, आर्थिक समस्याएं होती, बाढ़ आ जाती थी, बहुत सी समस्याएं थी उस समय, तो वहाँ पर जब गरीब किसान कुछ दे नहीं पाता था तो उनको जमींदार क्या करते थे? उनकी भूमि से बेदखल कर देते थे, उनको भूमि से अलग कर देते थे, और उसके बाद उस पर किसका अधिकार होता था? उन जमींदारों का अधिकार हो जाता था। तो और ये जो जमींदार होते थे वो धीरे धीरे जो छोटे जमींदार होते थे ये इन किसानों का शोषण करते थे, और ये जो किसान बेदखल जो हो जाते थे वो धीरे धीरे खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य करते थे, और ये ब्रिटिश सरकार और जमींदार दोनों के हित में मानी गई थी। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा कि जमींदारी व्यवस्था क्या थी वहाँ पर, जो हमारे भारत में जो भूमि व्यवस्था है वो किस तरह की थी। तो हमने आज ये सब पढ़ लिया है, तो आज का जो वीडियो है आज हम यहीं तक रखते हैं, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग अपने आगे जो पढ़ाई होगी हम लोगों की उस टॉपिक पे जो चर्चा होगी हम सब लोग मिलकर बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो आप मेरा वीडियो शेयर और लाइक कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ। थैंक यू।